मैं 14 साल की थी जब माँ और पिताजी को ऐसा काम करता देखती तो मेरी रूह कांप गई। मेरी माँ हमेशा मुझे कमरे से बाहर नहीं आने देती और बहुत गुस्से से कहती कि तुम बाहर मत आना। एक दिन भाई काम से वापस आया तो बहुत सारे पैसे लेकर आया। उस दिन भी माँ ने मुझे कमरे से बाहर नहीं आने दिया, लेकिन मैं खिड़की से बाहर आकर जो नज़ारा देखी, उसे देखते ही मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। क्योंकि उसने तो दोस्तों, मेरा नाम सलोनी है। मैं एक छोटे और गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की हूँ। मेरे माँ बाप बहुत ही नेक दिल इंसान हैं। मेरे पिता बहुत ही अच्छे और रहम दिल हैं। मेरे पिता बहुत शरीफ आदमी हैं। मेरी माँ, वह भी बहुत सीधी सादी है। आज के ज़माने के हिसाब से बहुत नेक औरत है। मेरी माँ ज़्यादातर घर से बाहर भी नहीं जाती। मोहल्ले वाले मेरे माँ बाप की बहुत इज्जत करते हैं। मेरी माँ को सब रीमा भाभी कहकर पुकारते हैं और मेरे पिताजी को सब दादाजी कहकर पुकारते हैं। मैं भी अपने माँ बाप को इतना ईमानदारी देखकर बहुत खुश होती थी। मेरे माँ बाप के दूसरों का इज्जत करते हुए देखकर मेरे दिल में उनके लिए और भी ज़्यादा इज्जत बढ़ जाती थी। हम 4 भाई बहन थे, जिनमें से मैं तीसरे नंबर की हूँ। मेरी 2 बहनें मुझसे बड़ी हैं और मेरे 2 भाई मुझसे छोटे। मेरी बहन भाई अक्सर सुबह घर से जल्दी निकल जाती और शाम को देर से घर वापस आया करती। उनकी जेब में पैसे नहीं होते, लेकिन फिर भी मैं तो यह सब देखकर हैरान रह जाती थी कि उनके पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं। जब मैंने माँ से पूछा कि मेरे भाई क्या काम करते हैं, तो माँ मुझे बताती कि यह मेहनत करते हैं और मेहनत की कमाई लाते हैं। माँ की बात सुनकर मैं खामोश हो जाया करती। अक्सर वह लोग घर में आते तो इतने पैसे लेकर आते और सारे पैसे पिताजी को लाकर दे दिया करते थे। मेरे माँ बाप उन पैसों को छुपाकर रख लिया करते थे। रात को देर तक माँ, पिताजी और सारे भाई बहन कमरे के अंदर से कुंडी लगाकर बैठे रहते थे। मैं अक्सर सोचा करती, यह लोग कुंडी लगाकर ना जाने क्या करते होंगे, क्योंकि अगर मैं कमरे में बैठी हुई होती तो मुझे कमरे से निकाल दिया जाता था। और माँ और मेरे भाइयों में बड़े भाई से बहुत प्यार था, जो मुझसे उम्र में 1.5 साल छोटा था और सबसे ज़्यादा अच्छा काम भी वही करता था। बहुत सारे पैसे लेकर आता था। माँ उसके घर में बहुत इज्जत करती थी और घर के सबसे अच्छे बर्तनों में उसको खाना खिलाती थी। और जो मुझसे बड़ी 2 बहनें थीं, उनको ज़मीन पर बिठाकर टूटे हुए बर्तनों में खाना देती थी। तब मैं बहुत छोटी थी, मुझे इतनी अकल नहीं थी कि किसी से कोई सवाल जवाब कर सकूं। यह सब रोज़ की तरह मामूली हो गया था। मैं अक्सर यही देखती कि मोहल्ले के सारे बच्चे अपने कंधों पर बैग टांगे स्कूल की तरफ जा रहे हैं। उनको देखकर मेरा भी दिल स्कूल जाने के लिए कहता था। मैंने अपने माँ बाप से कहा कि मुझे भी स्कूल जाना है। मेरी बात पर वो दोनों हैरान हुए और दोनों ने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा। मेरे पिताजी ने कहा कि जब तुम्हारे भाई बहन घर आएंगे तब बैठकर इस बारे में फैसला होगा कि क्या करना है। पिताजी की बात सुनकर मैं खामोश हो गई। रात को जब मेरे बहन भाई वापस आए तो रोज़ की तरह जैसे ही भाई और मेरी बड़ी बहन, दोनों बहनें कमरे में दाखिल हुईं, मैं कमरे के दरवाजे के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनने लगी। उसी वक्त मैंने यही सुना कि भाई कह रहा था, अगर रागिनी पढ़ना चाहती है तो इसका स्कूल में दाखिला करवा देते हैं। अपने भाई की यह बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई। कुछ दिनों के बाद ही मेरे स्कूल जाने की तैयारी शुरू हो गई। एक दिन बहन मेरे लिए स्कूल की ड्रेस लेकर आई और फिर कॉपियाँ, बैग भी लेकर आ गया। अब मैं भी मोहल्लों के बच्चों की तरह स्कूल जाती थी। मुझे स्कूल जाकर बहुत अच्छा लगता था। मैंने वहाँ पर जाकर काफ़ी सारी लड़कियों से दोस्ती कर ली थी। एक दिन स्कूल जाने के लिए जब मैं अपनी माँ से चोटियाँ बनवा रही थी, उन्होंने मुझे एक बात कही। मेरी माँ कहने लगी, बेटा, तुम्हारे स्कूल में तुम्हारी सहेलियाँ पैसे लेकर आती होंगी। मैंने माँ को जवाब दिया, हाँ माँ, लेकर तो आती हैं और खाना भी लेकर आती हैं। माँ ने मुझसे कहा कि तेरा दिल नहीं करता, तेरे पास भी पैसे हैं। मैं माँ की तरफ मुड़ी और कहने लगी कि माँ, मेरा दिल भी तो करता है और जब भाई के पास ढेर सारे पैसे हो जाया करेंगे तो मैं भी ले जाया करूँगी। मगर माँ ने कहा, ऐसा नहीं होगा बेटी, तुझे अपने पैसे खुद कमाने होंगे। मैं हैरान हुई और कहने लगी कि वह कैसे होगा माँ। तब मैंने कहा कि अगर तुझे किसी के बैग से पैसे मिले, किसी किताब में पैसे रखे हुए मिले
उन पैसों को चुप करके अपने पास रख लेना, वह भी तेरे ही पैसे होंगे। मुझे माँ की बात बहुत अजीब सी लगी। आखिर कोई माँ अपनी बेटी को कैसे ऐसा कह सकती है कि गलत काम करो। खैर, मैं माँ की बात सुनकर खामोश हो गई। उस दिन ना चाहते हुए भी मेरी निगाहें दूसरी लड़की के पैसों पर पड़ने लगीं, मगर मेरा दिल कहता था कि यह काम गलत है। स्कूल से जब मैं घर वापस आई तो माँ ने मुझसे पूछा, जो काम मैंने तुझे कहा था वह तूने किया या नहीं? मैं खामोश हो गई और माँ की तरफ देखने लगी। माँ मेरी खामोशी का मतलब समझ चुकी थी और मेरी तरफ देखकर कहने लगी, कल तुझे ज़रूर यह काम करना होगा। देखना, जब तेरे हाथ में पैसे होंगे बहुत अच्छा लगेगा। अगले दिन मेरे दिमाग में माँ की कही हुई बातें चलने लगीं। मैंने एक दो बार कोशिश की अपनी सहेली के पैसे निकाल लेती हूँ, मगर फिर भी मुझे डर लगता रहा कि कोई मुझे देख न ले। और घर जाने के बाद माँ के सवालों से भी डर लगता, मगर मुझे यह भी डर था कि कहीं मेरी चोरी पकड़ी गई तो मुझे स्कूल से निकाल ना दिया जाए। उस दिन भी जब मैं खाली हाथ लौटकर घर गई तो भागकर एक कमरे में छिप गई। मैं नहीं चाहती थी कि माँ मुझे दोबारा सवाल जवाब करें। मेरी माँ मुझे मारती भी थी। मैं नहीं चाहती थी कि वह मुझे सबके सामने बेइज्जत करें। लेकिन आखिर मेरी माँ ने मुझे ढूंढ ही लिया। माँ ने मुझे एक थप्पड़ भी मारा और कहा कि अगर कल को तू कुछ नहीं लेकर आई तो मैं तेरा स्कूल जाना बंद करवा दूंगी। माँ की बात सुनकर मैं रोने लगी, क्योंकि मैं स्कूल छोड़ना नहीं चाहती थी। मुझे किताबें, पेंसिलों से बहुत प्यार था। मैं पढ़ना चाहती थी और मैं पढ़ाई छोड़कर कैसे रह सकती थी। अगले दिन जब मैं स्कूल गई तो मैंने ठान लिया कि आज तो पैसे लेकर ही आऊँगी, क्योंकि अगर मैं नहीं लेकर गई तो माँ मेरा स्कूल जाना बंद करवा देगी। मैंने हिम्मत करके एक लड़की के बैग में हाथ डाला। जितने पैसे मेरे हाथ आए मैंने सारे निकाल लिए और निकाल कर छुपा दिए। थोड़ी देर के बाद वह लड़की रोने लगी। उस लड़की की माँ दूसरों के घरों में जाकर झाड़ू बर्तन किया करती थी। लड़की रोने लगी और कह रही थी कि मेरी माँ ने इतनी मुश्किल से किसी से पैसे उधार मांगकर मेरी फीस जमा करने के लिए दिए थे, अब मैं कैसे फीस भरूंगी। वह लड़की बहुत ज़्यादा रो रही थी। मैंने अपने दिल में खुद को कोसने लगी कि मैं इतना बड़ा काम कैसे कर सकती हूँ। मुझे ईश्वर से डर लगने लगा था। इसी डर की वजह से मैं चुपचाप ज़मीन पर वह पैसे गिरा दिए और खुद ही उससे कह दिया, ये देखो तुम्हारे पैसे यहाँ गिरे पड़े हैं। तब वह लड़की रोते रोते एकदम मुस्कुराने लगी। मुझे भी उसके मुस्कुराने से दिल में सुकून मिल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने बहुत अच्छा और नेक काम कर दिया हो। मैंने सोचा माँ को इस बारे में बताऊंगी तो वह भी ये सुनकर खुश हो जाएगी। घर जाते ही मैंने माँ को सारा माजरा सुना दिया। मेरी बातें सुनते ही माँ का खून खौल उठा। वह मुझे बुरी तरह पीटने लगी। माँ कह रही थी, तुझे कोई काम ढंग से नहीं होता तो मेरे घर की है या नहीं, आज तेरे बाप और तेरे भाई से कहती हूँ कि तेरा स्कूल जाना बंद करवा दें। मेरा शरीर बहुत तकलीफ में था, मगर मेरी माँ को इसका जरा भी एहसास नहीं हुआ। माँ मुझे अपनी लाल लाल आंखों से घूरती हुई कमरे से बाहर चली गई। मुझे बहुत डर लग रहा था कि अब क्या होगा। स्कूल छोड़ने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। मुझे अपनी शिक्षा और पढ़ाई से बहुत मोहब्बत थी, मगर आज मेरे माँ बाप मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला करने वाले थे। मैं डर से कांप रही थी और मेरी आंखों से आंसू भी निकले जा रहे थे। जब मेरे सारे बहन भाई और माँ बाप कमरे में गए तब मैं चुप कर उनकी बातें सुनने लगी, क्योंकि आज उन्होंने दरवाजे की कुंडी नहीं लगाई थी। मैं यह भी जानती थी कि आज मेरी किस्मत का फैसला होने वाला है, मगर वहाँ तो कुछ और ही हो रहा था। पिताजी के हाथ में कुछ पैसे थे। उन्होंने पहले बड़ी दीदी के लाए हुए पैसे गिने और फिर छोटी दीदी के गिने और फिर भाई के लिए बहाने जो पैसे लाई थी वह भाई से थोड़े कम थे। इसी बात पर माँ मेरी बहनों से लड़ाई लड़ रही थी और भाई को प्यार कर रही थी। मेरी समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों होता है। माँ कहने लगी, मेरी बेटियाँ बहुत निकम्मी हैं, किसी काम की नहीं हैं। माँ सबको मेरी हरकत के बारे में बता रही थी। फिर माँ ने कहा, देखो मेरा बेटा कितना अच्छा है, रोज़ लोगों की जेब से पैसे लेकर आता है। माँ की बातें सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई थी। अब मुझे पता चला था कि माँ मुझे चोरी करने के लिए
क्यों कहती है और मेरे भाई बहन क्यों घर देर से आते हैं। हमारे खानदान में शुरू से यही काम होता आ रहा था। शायद इसी काम की वजह से हमें 2 वक्त का खाना मिल जाया करता था। मेरे माँ बाप और मेरे बहन भाई जेब कतरे थे। यह जानकर मुझे बहुत दुख हुआ और मेरी आंखों में आंसू आ गए। आज उन सबके असली चेहरे मेरे सामने आ चुके थे। मेरे सर पर तो जैसे आसमान आ गिरा था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था इतने समझदार, नेक और सीधे माँ बाप के पीछे ऐसे राक्षस लोग छुपे होंगे जो लोगों की मेहनत की कमाई चोरी करके अपना पेट पालते हैं। मैंने पिताजी को बताया कि आज स्कूल में होने वाले वाक़ये के बाद वह मुझे स्कूल से हटाना चाहती हैं। ये सुनकर मेरा दिल चाहा कि मैं ज़ोर-ज़ोर से रोने लगूं, लेकिन अगर मैं ऐसा करती तो शायद माँ मुझे और ज़्यादा मारती और मैं सच्चाई का घूंट गले में उतरने की कोशिश कर रही थी। अब मैं जानती थी कि मैं कभी स्कूल नहीं जा पाऊंगी। मैं रोज़ दरवाजे के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनती थी। मैंने देखा कि अक्सर पहले मेरे माता-पिता ही पैसे गिनते, उसके बाद फिर दोनों दीदी और फिर भाई कमरे में जाते थे। जो पैसे कम लेकर आता था, माँ उसे खूब डांट लगाती थी। माँ ने मुझे बहुत बार बातें सुनते हुए देख लिया। पहले तो सब मुझे वहाँ देखकर परेशान हो गए। मन ही मन मुझे बुरी तरीके से माँ ने डांटा और उसके बाद पिताजी ने कहा, इसे मत डांटो, आप इसे सब पता चली गया है तो कल से यह भी अपनी बहनों के साथ जेब काटने जाएगी। लेकिन मैं इस काम के लिए तैयार नहीं थी। मैंने इनकार कर दिया तो मेरी माँ ने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। कुछ दिन ऐसे ही खाते पीते हुए और मार खाते हुए गुजर गए, मगर अब मैं काम करना चाहती थी। फिर अचानक एक दिन पिताजी ने कहा कि हमें इलाका बदलना होगा। हमारे साथ ऐसे ही होता आ रहा था कि कुछ साल हम किसी और इलाके में और कुछ साल खाना बदोशी ज़िंदगी से कम नहीं थी हमारी ज़िंदगी। सब घर वाले दूसरी जगह जाने की तैयारी में लग गए और 1 महीने के अंदर अंदर हम दूसरे इलाके में रहने चले गए थे। मैं स्कूल में दाखिला तो दोबारा ले लिया, मगर घर के हालात देखकर मेरा जी चाहता कि मैं कहीं दूर भाग जाऊं। मैं स्कूल में पढ़ी थी कि चोरी करने वालों की सज़ा बहुत बड़ी होती है। चोरी करना पाप है। तब मैं सोचती कि मेरे परिवार वालों को क्यों कोई कुछ नहीं कहता। ईश्वर ने उनके रास्ते इतने ढीले क्यों छोड़ रखी है। आखिर यह क्यों अभी तक इतने आज़ाद घूम रहे हैं। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और मेरे घर वालों के कारनामे अभी भी बरकरार। इन सारी बातों को नज़रअंदाज करके मैं पढ़ाई पर ध्यान देने की कोशिश कर रही थी। जब मैं 9वीं कक्षा में दाखिल हुई तो पिताजी ने मेरा खर्चा उठाने से इनकार कर दिया। मैंने बोर्ड के एग्ज़ाम देने के लिए फ़ीस मांगी तो मेरी तरफ उनसे देखने लगे और कहने लगे, अभी हमारी नहीं तुम्हारी जिम्मेदारी है, अपनी फ़ीस का बंदोबस्त खुद कर लो। पिताजी मुझसे लड़ने लग गए और कहने लगे, जब तेरी दोनों बड़ी बहनें तेरी उम्र में थीं तो पूरे घर का खर्चा खुद उठाती थीं और तू है अब तक हम पर बोझ बनी हुई है। पिताजी की बात सुनकर मैं हैरान रह गई। अब तो मैं 10वीं कक्षा में आ गई थी और अब मुझे लगने लगा था कि अब मुझे इस गलत रास्ते पर चलना ही होगा, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अगले दिन छुट्टी का दिन था तो मैं अपने बहन भाइयों के साथ निकल पड़ी और एक बस में सवार हो गई। बस किसी स्टेशन पर रुकी तब मैंने एक लड़के की जेब में हाथ डालकर पैसे निकालने की कोशिश की। मुझे लगा किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया हो। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। वह हाथ इस लड़के का था जिसकी जेब से मैं पैसे निकाल रही थी। वह लड़का मुझे देखकर मेरा हाथ पकड़कर फौरन बस से नीचे उतरा और मुझे गुस्से से देखते हुए बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी हरकतें करते हुए? मैं चाहूँ तो तुम्हें जेल भिजवा सकता हूँ। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। मेरा शरीर पूरा पसीने से तर हो चुका था। मैं उसके सामने खड़ी डर के मारे कांप रही थी। आज मैंने पहली बार यह काम किया था और पहली बार में ही पकड़ी गई। मुझे यह लग रहा था कि कहीं आदमी मेरे हाथ ही ना तोड़ दे। जब मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैं उसके आगे हाथ जोड़ दिए और कहा कि मैं यह सब कुछ मजबूरी से कर रही हूँ। मैं पढ़ना चाहती हूँ मगर मेरे पास फ़ीस के पैसे नहीं हैं। भगवान के लिए मुझे जेल मत भिजवाना। वह लड़का मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। मैंने उससे कहा, मैं तुमसे वादा करती हूँ
दोबारा ऐसा काम कभी नहीं करूँगी। मेरे ज़्यादा गिड़गिड़ाने पर उसने एतबार कर लिया। उसने अपने हाथों से मेरी फ़ीस के पैसे दिए और कहा, यह फ़ीस के पैसे रख लो और अपने वादे पर कायम रखना। अगले दिन मैं स्कूल में फ़ीस जमा करवाई और उसके बाद मैंने कभी चोरी ना करने की कोशिश भी नहीं की। मेरे घर वाले मुझे बहुत तंग आ गए थे। ऐसे ही दिन गुजरते चले गए। मेरी 10वीं के एग्ज़ाम्स आ गए थे। फिर हम दूसरे इलाके में रहने के लिए चले गए। एक दिन एक औरत मेरी माँ से मिलने के लिए आई और मुझे देखते ही मेरी तारीफ़ें करने लगी और कहने लगी कि तुम्हारी बेटी तो बहुत सुंदर है, बल्कि बहुत प्यारी भी है। माँ उसकी बात पर हाँ में हाँ मिलाए जा रही थी। उससे कुछ दिन बाद दोबारा वह औरत हमारे घर फिर से आई और मेरे लिए कुछ खाने पीने का सामान भी लेकर आई थी। वह पास ही के गांव की रहने वाली थी। उसे औरत का आना जाना हमारे घर में अब बढ़ने लगा था। मुझे भी वह औरत अच्छी लगने लगी। एक दिन उसने मेरी माँ से कहा, मुझे तुम्हारी बेटी पसंद आ गई है। मेरा एक जवान बेटा भी है जो शहर में पढ़ता है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी बेटी को अपनी बहू बना लूँ। मैं तो जैसे पहले ही तैयार बैठी थी। मुझे अपनी जान छुड़वाना चाहती थी मुझसे मेरी माँ। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट उतर आई और वह कहने लगी, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं। जैसे ही इसके पिता घर आएंगे मैं उनसे बात करके तुम्हें बता दूंगी। माँ ने पिताजी से बात की तो वही मान गए और कहने वालों की, तो रागनी तो वैसे भी इस घर के लिए बोझ है, हमारे किसी काम की नहीं है। बेहतर तो यही होगा इसकी शादी करवा दी जाए। और कुछ ही दिनों बाद सादगी से मेरी शादी करवा दी गई। मैं बहुत खुश थी कि अब इस चंगुल से मेरी जान छूट गई। जिस लड़के से मेरी शादी होने वाली थी, मैंने उस लड़के को देखा नहीं था और ना ही उस लड़के ने मुझे देखा था। मैं विदा होकर अपने ससुराल चली गई। आज मेरी शादी की पहली रात थी, यानी कि सुहाग रात, जिसे हर लड़की को बेसब्री से इंतजार होता है। मैं घूंघट ओढ़कर अपने पति का इंतजार कर रही थी। कमरे में चारों तरफ फूलों की खुशबू महक रही थी। आखिरकार अब मेरा इंतजार खत्म हुआ। मेरे पति ने कमरे में अपना पहला कदम रखा। वह कदम तो जैसे मेरे दिल पर पड़ा था। धीरे कदमों से चलते हुए वह मेरे पास आए और मेरा घूंघट उठाने लगे। मैं मेरा घूंघट उठाते ही जैसे ही हम दोनों नज़र एक दूसरे पर पड़ी, उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा अचानक से संजीदा हो गया और वह एकदम तिल मिलाकर गुस्से में उठकर खड़े हो गए। मैं भी उनको देखते ही हैरान रह गई। मैंने उस लड़के को पहली नज़र में ही पहचान चुकी थी। शायद वह भी मुझे पहचान चुके थे। वह फौरन ही कहने लगे, तुम यहाँ कैसे, क्या कर रही हो? तुम यहाँ पर, तुम मेरी पत्नी कैसे हो सकती हो? उनकी बातें सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे लगा जैसे वह अभी मुझे तलाक देकर इस घर से बाहर निकाल देंगे। मुझ में कोई जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। मेरी आंखों में आंसू छलकने लगे। मेरे पति को बहुत गुस्सा आ रहा था। वह मेरी तरफ देखकर कहने लगे, बताओ तुम यहाँ कैसे आई हो? अगर मुझे पहले से मालूम होता कि मेरी शादी तुमसे होने वाली है तो मैं कभी भी शादी के लिए राजी नहीं होता। वह जैसे किसी भी इतने यकीन से बोल रहे थे। वह पागलों की तरह मेरे कमरे में इधर से उधर टहल रहे थे और बार बार कहे जा रहे थे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, किस्मत मेरे साथ इतना बड़ा मजाक कैसे कर सकती है। तब मैं उठी और उनके पास गई। जैसे ही मैं उठी उन्होंने मुझे बुरी तरीके से दूर फेंक दिया और कहने लगे, दूर हो जाओ मेरी नज़रों से, तुम एक बहुत घटिया लड़की हो। मैं चाह रही थी कि मैं ये सब चीज़ चेक करके उनको अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाऊं। वह दरवाजे की तरफ जाने लगे तो मैं उनके पैरों में गिर पड़ी और गले में अटके आंसुओं के बावजूद हिम्मत करके बोली, आपको भगवान का वास्ता यह जुर्म न करना, किसी को मेरी हकीकत के बारे में मत बताना। मैं उनके आगे खूब मिन्नतें की। तब उन्होंने मुझसे कहा कि उस दिन भी मैं तुम्हारे इतना गिड़गिड़ाने और रोने की वजह से तुम्हें माफ़ कर दिया था। आज भी तुम उसी दिन की तरह मेरे कदमों में गिरी पड़ी हो। मुझे उनका लहजा थोड़ा ठंडा महसूस होने लगा। वह मुझे रोता भी लगता हुआ देखकर वह ज़मीन पर बैठ गए। उनकी आंखों में भी नमी आने लगी। मैं भी उनके पास ही जाकर बैठ गई। उन्हें इस रिश्ते पर अफसोस हो रहा था। मेरे सामने वह बेबस और लाचार आदमी की तरह बैठे हुए थे। उनकी हालत देखकर मुझे और भी ज़्यादा रोना आ रहा था। कोई सोच भी नहीं सकती थी मेरी शादी के बाद की ज़िंदगी इतनी भयानक भी हो सकती है। वो खामोश हो गए, बिल्कुल ऐसे जैसे कि चुपचाप बैठ गए हों। और फिर अचानक उन्होंने बहुत नरम शब्दों में मुझसे कहा, सिर्फ एक शर्त है, तुम मुझे बताओ कि यह सारे काम तुम क्यों करती हो। अगर तुम मुझे सच्चाई बता दोगी तो मैं तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार कर लूँगा, मगर खबरदार अगर तुमने मुझसे कोई भी बात गलत बताई
या मुझसे झूठ बोलने की कोशिश की। मैंने ठंडी सांस भरी और मुझे कुछ सुकून मिला कि चलो अच्छा हुआ, थोड़ी उम्मीद की किरण तो नज़र आई। तब मैंने उनको अपनी बीती हुई ज़िंदगी के बारे में बताना शुरू किया और अपनी सारी कहानी बताने के बाद मैंने उनसे कहा, मुझे नहीं पता था कि आप मेरे पति हैं, बल्कि मैं तो खुद हैरान हूँ कि आप वही हैं जिसके जब से मैंने पैसे निकालने की कोशिश की थी। मेरी बातें सुनकर मेरे पति को मुझ पर यकीन आने लगा। मैंने उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और खूब रोने लगी। मेरे आंसू मेरे लाल आंचल को भिगो रहे थे। मैंने अपनी सफाई पेश करने के लिए काफ़ी सारे दलीलें भी दी। मेरा इतना रोने पर मेरे पति को मेरी मासूमियत पर यकीन आने लगा, मगर उन्होंने मेरे आगे शर्त रखी कि मैं अपने माँ बाप से कभी नहीं मिलूंगी और ना ही उनके घर जाऊंगी। मगर अगले ही दिन मेरी माँ मेरे ससुराल चली आई। मेरे ससुराल वाले काफ़ी अमीर लोग थे और उनका खानदान भी काफ़ी अच्छा था। अच्छा खासा खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखते थे। मेरी माँ का इतना बड़ा घर और इतनी सारी दौलत देखकर जी ललचाने लगा। माँ मुझे कोने में बुलाकर कहने लगी, रागिनी तेरे तो भाग्य ही खुल गए, खूब ऐश करेगी। अब तू तो यहाँ पर, मगर हमें मत भूल जाना। यहाँ से जो निकल पाए निकाल लेना और हमें दे देना। तेरी वजह से हमारे भी दिन बदल जाएंगे। माँ की बात सुनकर मुझे बेहद अफसोस हुआ, मगर मैं खामोश रही। जब मेरे पति को पता चला कि मेरी माँ यहाँ आई थी तो वह बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगे और मुझसे खफा हो गए, मगर मैं क्या कर सकती थी। माँ मेरी सास की बहुत अच्छी सहेली बन चुकी थी। उनका आना जाना बढ़ गया था। एक दिन मेरे कमरे में मेरे पति की घड़ी पड़ी हुई थी, जिसे माँ ने चुपके से अपने पर्स में रख लिया। मगर जैसे ही मेरे पति कमरे में दाखिल हुए, माँ उनसे नज़र चुराने लगी। मैं अपनी माँ को रोक नहीं सकती थी और अपने पति से किया हुआ वादा भी पूरा नहीं कर पा रही थी। एक दिन माँ ने मुझे बताया कि मेरी बड़ी बहन किसी के साथ भाग गई। मेरे तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं रोए जा रही थी और मेरी दीदी को बद्दुआएं दिए जा रही थी। मैंने माँ को संभालने की कोशिश की, मगर मैं बहुत दुखी थी। उन्होंने कुछ दिन अपनी बेटी का दुख मनाया और फिर कुछ दिन बाद भूल गईं। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि मेरी छोटी दीदी ने भी किसी के साथ छुप कर शादी कर ली। पिताजी पूरी तरह से टेंशन में डूब गए थे। आप सिर्फ मेरे छोटे भाई बचे थे। मेरा एक भाई बहुत छोटा था जो कि अभी काम नहीं कर सकता था। मैं भी अपने माँ बाप की घरेलू परेशानियों की वजह से काफ़ी फिक्रमंद रहने लगी थी, मगर मेरे हाथ पैर बंधे हुए थे। मैं उनकी कोई मदद नहीं कर सकती थी। एक दिन अचानक मुझे छोटा वाला भाई किराने की दुकान में चोरी करता हुआ पकड़ा गया। जिस दुकान से वह चोरी कर रहा था, उस दुकान के मालिक ने उसको बहुत मारा। साथ ही इधर उधर के लोग भी जमा हो गए। सब ने उसे मार मार कर लहूलुहान कर दिया। पता चला कि वह नशा भी करता है। अपने नशे की बुरी आदत की वजह से एक दिन वह अपनी जान से हाथ धो बैठा। मैंने तो जैसे तैसे भाई की मौत के बाद पागल ही हो गई। मुझे याद है, माँ मेरे इस वाले भाई से बहुत प्यार करती थी, क्योंकि वह सबसे ज़्यादा पैसे लेकर आता था। माँ डिप्रेशन में चली गई थी। अब वह किसी से बात भी नहीं करती थी और ना ही कोई काम करती थी, बस गुमसुम रहने लगी थी। पिताजी भी बेटे के दुख से दिल लगाए बैठे हुए थे। एक दिन पिताजी को भी हार्ट अटैक आ गया और वह भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। पिताजी मेरी माँ का आखिरी सहारा थे, जो कि अब ख़त्म हो चुके थे। वह भी माँ बहुत कम बोलने लगी थी, मगर जब कोई माँ के सामने आता था तो उससे कहने लगती कि मेरे बेटे का कातिल है। उनका हर शख्स में अपने बेटे का कातिल ही नज़र आने लगा था। आज पड़ोस के लोगों ने माँ को पागल खाने में भर्ती करवा दिया। अपने माता पिता के घर को ऐसा बिगड़ा हुआ देखकर मैं बहुत परेशान रहने लगी थी। अब मेरा एक सबसे छोटा भाई बिल्कुल अकेला हो गया था। मैं उसकी फ्यूचर के बारे में सोच सोच कर परेशान रहती थी। एक दिन अचानक मेरे पति मेरे भाई को अपने साथ लेकर आ गए। यह देखकर मैं बहुत खुश हुई और मेरे दिल में उनके लिए इज्जत और भी बढ़ चुकी थी। अब मेरा भाई बेसहारा नहीं था और गलियों में धक्के खाता नहीं फिर रहा था। मेरा भाई बल्कि मेरे साथ रहता है और मेरे पति ने इसका एक बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दिया। मेरे पति भाई का सारा खर्चा उठाते हैं। वह कहते हैं कि हम दोनों मिलकर उसकी परवरिश करेंगे, उसको एक अच्छा और जिम्मेदार इंसान बनाएंगे। मैंने सोचा है कि मैं अपने भाई को अच्छी शिक्षा देकर अच्छा और एक नेक इंसान बनाऊंगी। मैं उसको देश की रक्षा करने वाला
सिपाही बनाऊंगी, ना कि दूसरों को बर्बाद करने वाला। मैं अपने माँ बाप और बहन भाइयों का साया भी अपने छोटे भाई पर पढ़ने नहीं दिया और ना ही पढ़ने दूंगी। अब मेरा भाई 5वीं कक्षा में पढ़ रहा है। मेरा छोटा भाई बहुत अच्छा और सीधा है और कहता है कि वह बड़े होकर ईमानदार पुलिस अफसर बनना चाहता है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी बहुत बड़ी सीख दी जाती है। हमारे आसपास भी ऐसे बहुत से लोग हैं, हमें उनको समझाना चाहिए और ऐसी घिनौनी हरकतों से बचाना चाहिए। देखिए, इस घिनौनी हरकत से इस पूरे परिवार को तबाही हो गई। तो दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लेना। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की अच्छी और सच्ची कहानी में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। और मेरे चैनल पे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।